तो बच्चों आज हम लेकर आए हैं कक्षा 9वीं त्रैमासिक परीक्षा विज्ञान का पेपर। तो इस पेपर का हम पूरा आंसर आपको बताने जा रहे हैं। जो भी पेपर हुआ था उस पेपर का सॉल्यूशन लेके आए। इस क्वेश्चन पेपर को आप देख लीजिए, आपने सारे आंसर मिला लीजिए। तो ये विज्ञान कक्षा 9वीं का पेपर, विज्ञान विषय का पेपर। आप वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए, और बेल आइकन पर प्रेस कर देना। चलिए तब पेपर को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो देखिए यहाँ ये पेपर है, यहाँ ही आंसर भी लिखें। इस तरह से आपको लिखना है। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है। पदार्थ की होती है 3 अवस्थाएं होती हैं। प्रश्न दूसरा, पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है। तो होता है किसमें, ठोस में होता है। इसका उत्तर है ठोस। अगला, पदार्थ की किस अवस्था में किसी वस्तु का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं और नगण्य संपीड़ितता होती है। तो निश्चित आकार ठोस में होता है, इसको दबाया भी नहीं जा सकता, संपीड़ित नहीं किया जा सकता। चलो अगला देखते हैं, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें द्रव्य का आकार नहीं परंतु आयतन निश्चित होता है। तो ये होना चाहिए द्रव। तो द्रव का आकार नहीं होता लेकिन आयतन निश्चित होता है। 5वां है, न्यूनतम विसरण का गुण किस में पाया जाता है। न्यूनतम विसरण का गुण पाया जाता है ठोस में, क्योंकि उड़ता नहीं है, बाष्पीकरण नहीं होता इसका। 6वां है, विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है और जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है उसे क्या कहते हैं। उसे कहते हैं विलायक। चलो, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 2, विलयन 1 खाली स्थान मिश्रण, जिसमें भरेंगे हम समांगी मिश्रण है। कोलाइड विलयन द्वारा प्रकाश की किरणों का फैलना खाली स्थान कहलाता है। तो इसे इसमें भरेंगे विकिरण। चलो तब देखिए इसके आंसर हैं। तो आप जब परीक्षा में जब भी लिखेंगे आप, तो इस तरह से आप उत्तर लिखेंगे इसके, कि प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर है। तो इस तरह से आप लाइन बना के लिखेंगे स्पष्ट शब्दों में। तो पहले का आंसर है और ये दूसरी का आंसर है। तो इसी तरह से आप, चलो दूसरा हल करते हैं, अभी दूसरा रह गया। तो तीसरा, टिंडल प्रभाव कोलाइड विलयन द्वारा प्रदर्शित होता है। इसमें भरे हम कोलाइड। चौथा, एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ खाली स्थान कहलाते हैं। तो इसे कहते हैं तत्व। 5वां, कोशिका का पावभार खाली स्थान कहलाता है। इसमें भरेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। 6वां है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। चलो अब देखते हैं सत्य असत्य। तो सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है। तो ये बात सही है। दूसरा, रिक्तकाएं पादप कोशिकाएं पाए जाते हैं। तो ये भी सही है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। ये भी सही है। मोटी भित्ति वाली लिग्नन युक्त कोशिकाएं पौधों की यांत्रिक शक्ति प्रदान करती हैं। ये भी सही है। 5वां है, हृदय पेशी कंकाल पेशी से जुड़ी होती है। तो ये नहीं है, ये गलत है। 6वां, विभजोदक मेरिस्टेम पौधों की वृद्धि वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये भी सही है। चलो तो इनके आंसर को आप देख सकते हैं। इस तरह से आप लिखेंगे तो आपकी कॉपी में सफाई रहेगी, साथ में बहुत अच्छे नंबर भी मिलेंगे। चलिए तब जोड़ियाँ मिलाते हैं। तो पत्तियों से भोजन का परिवहन के लगाना है फ्लोएम में। तंत्रिका कोशिका क्या है। तंत्रिका कोशिका की इकाई होती है न्यूरॉन। भार का ऐसा ही मात्रक होता है किलोग्राम, और वेग का मात्रक होता है ms-1 मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद में बल का मात्रक होता है न्यूटन, शक्ति का मात्रक होता है वाट। चलो तो अब इस तरह से जोड़ियाँ जब भी मिलाएंगे हम, तो उसके सामने जो सही उत्तर है उसके सामने लिख लेंगे। इस तरह से मिलाते जाएंगे, क्योंकि जोड़ियों का पूरा लिखना पड़ेगा। उसके जो सामने सही उत्तर आएगा वही हमें लिखना है। चलो तो देखते हैं, आगे देखते हैं। चलिए तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। तो गति का प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस AT। दूसरा है, वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के विरोध को क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं जड़त्व का नियम। असमान द्रव्यमान की 2 वस्तुएं एक ही संवेग से गतिशील हैं, किसका वेग अधिक होगा। तो हल्की वस्तु है जो उसका वेग अधिक होगा। क्रिया और प्रतिक्रिया बल किस दिशा में कार्य करते हैं। तो ये गति का तीसरा नियम है। तो ये किस दिशा में कार्य करते हैं, एक दूसरे के विपरीत। 5वां है, गति के द्वितीय नियम को समीकरण लिखिए। तो F बराबर ma, द्रव्यमान गुणा त्वरण। 6वां है, m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है, इसका संवेग क्या होगा। तो संवेग p बराबर होता है mv
चलिए तो ये प्रश्न क्रमांक 5 के उत्तर इस तरह से हम कॉपी में लिखेंगे। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर देना है, यानी 2 अंक के प्रश्न आ गए हैं। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 6 है, उत्पादन को परिभाषित कीजिए, इसके अथवा में वाष्पन या वाष्पीकरण से आप क्या समझते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर है, कुछ ठोस पदार्थ गर्म करने पर बिना द्रव में बदले हुए ही सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, यह प्रक्रिया उत्पादन कहलाती है। तो इसका उदाहरण होगा कपूर। जो कपूर होता है, कपूर द्रव अवस्था में आए बिना गैस अवस्था में बदल जाता है। यानी कुछ पदार्थ जो होते हैं ठोस अवस्था से वो द्रव अवस्था में नहीं आते, सीधे गैस अवस्था में बदल जाते हैं, तो इस विधि को कहते हैं उत्पादन। चलो इसके अथवा का यानी वाष्पीकरण किसे कहते हैं। तो वाष्पीकरण किसी तत्व या यौगिक का द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन वाष्पीकरण कहलाते हैं, यानी द्रव का वाष्प अवस्था के रूप में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 7 में गलनांक को परिभाषित कीजिए, इसके अथवा में है, गर्मियों में मटके का जल ठंडा क्यों होता है। तो प्रश्न 7 का आंसर, वह ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है गलनांक कहता है, यानी ठोस अवस्था से गलने की क्रिया द्रव अवस्था बनने की क्रिया गलनांक कहलाती है। जैसे बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है, तो जो ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होती है। इसके अथवा में है, मटके का पानी ठंडा क्यों होता है। तो घड़े के रंध्रों में से होकर जल रिस कर बाहर आता है, जिसका वाष्पीकरण गर्मियों में तापमान अधिक होने के कारण तीव्रता से होता है। वाष्पीकरण के लिए आवश्यक ऊष्मा घड़े से ली जाती है, फलस्वरूप घड़े का पानी ठंडा हो जाता है। तो इस उत्तर को आप देख सकते हैं। चलिए तो प्रश्न क्रमांक 8वां, तत्व से आप क्या समझते हैं। ये हमारा रिक्त स्थान में भी आ चुका है प्रश्न। अथवा निलंबन किसे कहते हैं। तो चलिए इनके उत्तर देखते हैं। तो 8 का आंसर है तत्व। एक ही प्रकार के परमाणु से बने पदार्थ तत्व कहलाते हैं। इसके अथवा में है निलंबन। तो वह विषमांगी विलयन जिसमें विलय के कण आसानी से आँखों से देखे जा सकते हैं निलंबन कहलाता है, अर्थात इसको घोलने पर ये विलयन में पूरी तरह से घुलता नहीं है। इस विलयन को शांत छोड़ देंगे तो विलय के कण उस बीकर की तली में जम जाते हैं। इसका उदाहरण चूने का पानी। चलिए तो प्रश्न क्रमांक 10वां, समपराश्रयी विलयन किसे कहते हैं। अथवा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में 2 अंतर लिखिए। चलिए तो 10वां प्रश्न करने के पहले 9वां देखते हैं, शुद्ध पदार्थ क्या है अथवा ब्राउनी गति क्या है। उत्तर, शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने पदार्थ शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। अथवा ब्राउनी गति किसे कहते हैं। तो किसी तरल के अंदर तैरते हुए कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति को ब्राउनी गति कहते हैं। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 10वां, समपराश्रयी विलयन अथवा में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में 2 अंतर। समपराश्रयी विलयन ऐसे विलयन जिनकी सांद्रता और परासरण दाब कोशिका रस की सांद्रता और दाब के समान हो, अर्थात दोनों विलयनों की सांद्रता समान हो, उसे समपराश्रयी विलयन कहते हैं। तो यह कोशिकाओं में अंतर। तो कोशिका भित्ति एमिनो यानी प्रोकैरियोटिक में बनी होती है एमिनो अम्ल की और यूकैरियोटिक में बनी होती है पादप कोशिका में सेलुलोज की बनी होती है, किंतु जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। दूसरा है प्लाज्मा कला। तो ये प्रोकैरियोटिक में उपस्थित होती है और सरल होती है, जबकि यूकैरियोटिक में उपस्थित होती है लेकिन जटिल होती है। तीसरा अंतःप्रदेयी जालिका। तो ये इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होती है, यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होती है। यानी जो कोशिकाएं होती हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ये कोशिका के अंग अधिकतर अनुपस्थित होते हैं और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। चलो देखते हैं गोल्जी बॉडी। गोल्जी का ये अनुपस्थित होती है और यूकैरियोटिक में उपस्थित होती है। राइबोसोम, तो प्रोकैरियोटिक में 70 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक कोशिका में 80 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और रिक्तकाएँ ये सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होती हैं और यूकैरियोटिक कोशिका में इस तीनों उपस्थित होती हैं। अब देखते हैं हम केंद्रक। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें
केंद्रक अल्प विकसित पाया जाता है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक पूर्ण विकसित पाया जाता है। अब देखते हैं इसके बाद केंद्रक कला। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में यह अनुपस्थित होती है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होती है। केंद्रक रस कोशिका द्रव्य से भिन्न नहीं होता, यानी प्रोकैरियोटिक में कोशिका द्रव्य से भिन्न नहीं होता, उसे मिला हुआ होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका द्रव्य से केंद्रक कला द्वारा भिन्नित रहता है। चलिए, तो आप इस में से आप अपने कोई भी दो देख सकते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 11, रसधानी के दो कार्य, रसधानी या रिक्तिका अथवा केंद्रक के दो कार्य लिखिए। चलिए, तो 11वीं का उत्तर निकल के आ रहा है रसधानी के कार्य। तो पहला है ए भोज्य पदार्थों का संघनन करती हैं। दूसरा है ए भोजन के पाचन, उत्सर्जन आदि क्रियाओं में सहायता करती हैं। तीसरा ए कोशिकाओं में परासरण नियंत्रण का कार्य भी करती हैं। अब देखते हैं इसके अथवा में किसके केंद्रक के कार्य। तो कोशिका विभाजन में भाग लेना, तो केंद्रक क्या करता है, कोशिका विभाजन में भाग लेता है। दूसरा, केंद्रक में प्रोटीन और आरएनए का संचयन होता है। तीसरा, राइबोसोम का जनन करना होता है। चौथा, सभी कोशिकाओं में आनुवंशिक गुणों का आदान प्रदान करना केंद्रक का ही कार्य होता है। और कोशिकाओं में जितनी भी प्रकार की क्रियाएं होती हैं, तो सभी क्रियाओं का संचालन केंद्रक के द्वारा किया जाता है। चलिए, तो प्रश्न क्रमांक 12वां, एरियोलर ऊतक के दो कार्य लिखिए। इसके अथवा में है पेरेन्काइमा या कोलेन्काइमा में क्या अंतर है, तो कोई दो अंतर बताना है। चलिए, तो एरियोलर ऊतक के कार्य, यह अंगों के बीच में स्थान को भरता है। और दूसरा, यह आंतरिक अंगों को सहारा देता है। तीसरा, यह ऊतकों की मरम्मत में भी सहायता करता है। तो प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर, अथवा का उत्तर, मृदुतक यानी पेरेन्काइमा और स्थूल कोण या कोलेन्काइमा। तो पहला, यह एक सरल स्थायी तथा जीवित कोशिकाओं से बना ऊतक है। यह भी सरल स्थायी तथा जीवित कोशिकाओं से बना ऊतक है। दूसरा अंतर है कि कोशिकाओं की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। जीवद्रव्य में प्राय एक केंद्र की रिक्तिका पाई जाती है। कोशिकाओं की भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। कोशिकाओं के कोने पर अतिरिक्त सेलुलोज एकत्र हो जाने के कारण कोने स्थूल हो जाते हैं। तो इसका तीसरा अंतर है कि भरण ऊतक के रूप में पौधे के सभी अंगों तथा स्थानों में पाई जाती है। सामान्यतः द्विबीजपत्री तने की आधार त्वचा बनाती है। चलिए, तो प्रश्न क्रमांक 13, स्टोमेटा के दो कार्य लिखिए। इसके अथवा में पौधों में वाष्पीकरण से क्या लाभ हैं। तो इसका उत्तर निकल के आ रहा है स्टोमेटा के कार्य। तो गैसों के आदान प्रदान में सहायता करता है। दूसरा, बाष्पोत्सर्जन की क्रिया में सहायता करता है। चलो, अब देखते हैं इसके अथवा में बाष्पोत्सर्जन के क्या लाभ हैं। तो पहला है बाष्पोत्सर्जन खनिज लवणों के अवशोषण तथा परिवहन में भी मदद करता है। दूसरा, इससे पौधे की कोशिकाओं में रासायनिक पदार्थों की सांद्रता बढ़ जाती है। तीसरा है बाष्पोत्सर्जन मिट्टी से जल को सोखने में मदद करता है। चौथा, इसका पौधे का तापमान नियंत्रण करना। चलिए, तो प्रश्न क्रमांक 14, गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं। इसके अथवा में आप एक वृत्ताकार मैदान के दो चक्कर पूरे करते हैं। आपके द्वारा तय किए गए दूरी और विस्थापन लिखिए। तो प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर, गुरुत्वीय त्वरण। तो पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। यानी कोई वस्तु आसमान से जमीन की तरफ गिरती है तो इसके ऊपर एक बल कार्य करता है, जिसे हम त्वरण कहते हैं। तो इस तरह से हम क्या कहेंगे, इसको गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। चलो, अगला देखते हैं। चलिए, तो एक वृत्ताकार मार्ग है जिसके चारों तरफ दो चक्कर लगाना है। तो दो चक्कर लगाने में यहाँ से शुरू करेंगे तो एक चक्कर हो गया, दूसरा चक्कर लगाएंगे तो ये कहलाती वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि होगी, तो वृत्त की परिधि का हम क्या करेंगे, यानी परिधि के कितने चक्कर होगा, दो, तो इसको कहेंगे हम परिधि का दोगुना। और रहेगा इसका, ये तो होगा इसकी दूरी, तो दूरी कितनी तय की, परिधि का दोगुना, यानी दो बार परिधि को तय किया तो परिधि का दोगुना हो गया दूरी। और इसके बाद इस देखेंगे विस्थापन कितना होता है, यहाँ से स्टार्ट किया तो यहीं वापस आ गया तो विस्थापन इसका 0 होगा। चलिए, तो देखते हैं इसको उत्तर कितना लिखा है। तो तय की गई कुल दूरी क्या है, परिधि का दोगुना, विस्थापन कितना होगा, 0 होगा। चलिए, तो प्रश्न क्रमांक 15वां, एक समान और असमान गति को स्पष्ट कीजिए अथवा औसत चाल किसे कहते हैं।
तो एक समान गति जिसमें वस्तु समय के समान समयांतराल में समान दूरी तय करते हैं, समान समय में समान दूरी तय करते हैं, तो एक समान गति कहते हैं। असमान गति जिसमें वस्तु समय के समान समयांतराल में समान दूरी तय नहीं करती, तो उसे कहते हैं असमान गति। इसके अथवा में है औसत चाल किसे कहते हैं, तो दिए गए समयांतराल में चली गई कुल दूरी तथा कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। चलिए तो प्रश्न क्रमांक 16, जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, क्यों? इसके अथवा में गति का प्रथम नियम लिखिए। तो जब हम बस में बैठे होते हैं तो बस के साथ हम भी गतिशील अवस्था में रहते हैं, और जब बस रुकती है तो हमारे शरीर का निचला हिस्सा तो रुक जाता है, लेकिन ऊपरी हिस्सा जड़त्व के कारण आगे गतिमान हो जाता है। इस प्रकार हम आगे झुक जाते हैं। अब इसके अथवा में गति का प्रथम नियम लिखना है। तो प्रथम नियम है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, और यदि गतिशील है तो गतिशील रहेगी, जब तक कि वस्तु पर बाहरी बल ना लगाया जाए। इसे न्यूटन का गति का प्रथम नियम कहते हैं। चलिए तो प्रश्न क्रमांक 17 है, संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। अथवा जब हम किसी भारी वस्तु पर बल लगाते हैं तथा वस्तु विरामावस्था में ही रहती है, तब हमारे द्वारा लगाए गए बल को कौन संतुलित करता है, चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो 17 का उत्तर है संवेग संरक्षण। तो किसी निकाय का संपूर्ण संवेग नियत रहता है यदि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, यह संवेग संरक्षण का नियम कहलाता है। चलो अब देखिए अगला, इसका अथवा का प्रश्न है कि जब हम किसी भारी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वस्तु विरामावस्था में ही रहती है, यानी खिसकती नहीं है, तो उस पर एक बल काम करेगा जिसे कहेंगे घर्षण बल। घर्षण बल होगा तो वस्तु में गति नहीं आएगी, विरामावस्था में ही रहेगी, और बल संतुलित करेगा ये घर्षण बल। तो इसका चित्र देखिए, तो इस तरह से हम चित्र बनाएंगे। वस्तु रखी है और घर्षण बल है, तो इसको हम खिसकाएंगे तो वस्तु स्थान परिवर्तन नहीं करेगी। चलिए तो प्रश्न क्रमांक लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू हो रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 18, मिश्रण एवं एकक में 3 अंतर लिखिए, अथवा रासायनिक और भौतिक परिवर्तनों को परिभाषित कीजिए। तो मिश्रण एवं एकक में अंतर, तो पहला 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों के द्वारा बिना रासायनिक क्रिया के निर्मित पदार्थ मिश्रण कहलाता है, और 2 या 2 से अधिक तत्वों के रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ यौगिक कहलाते हैं। दूसरा, मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है और यौगिक का संगठन सदैव स्थायी होता है। तीसरा है, इनमें घटकों का गुणधर्म विद्यमान होते हैं, इनमें घटकों के गुणधर्म से सदैव भिन्न होते हैं। चौथा है, इनके घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है, जबकि यौगिक में इसके घटकों को भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। तो ये है प्रश्न क्रमांक 18वें का उत्तर। भौतिक परिवर्तन, जब किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो लेकिन रासायनिक गुणों में परिवर्तन ना हो, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं, जैसे पानी का जमना। रासायनिक परिवर्तन, जब किसी पदार्थ की रासायनिक प्रवृत्ति या गुणों में परिवर्तन होता है तो उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, जैसे मोमबत्ती का जलना। चलिए तो प्रश्न क्रमांक 19, सरल एवं जटिल ऊतक में क्या अंतर है? इसके अथवा में पौधों में एपिडर्मिस से क्या लाभ है? चलिए तो इसका उत्तर सरल ऊतक और जटिल ऊतक में अंतर लिखिए। तो समान उत्पत्ति, आकार एवं कार्य करने वाले एक ही प्रकार की कोशिकाओं के समूह को सरल ऊतक कहते हैं, और एक से अधिक प्रकार की समान उत्पत्ति वाली कोशिकाओं के समूह को जटिल ऊतक कहते हैं। अब इसका दूसरा है, ये ऊतक भोजन का संचय, प्रकाश संश्लेषण, दृढ़ता तथा यांत्रिक सहायता पौधे को प्रदान करता है। इसका है जटिल का कि इनमें जाइलम जल का एवं फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है, तो जटिल ऊतक हो गए। अब देखते हैं तीसरा कि मृदूतक, स्थूलकोण ऊतक व दृढ़ोतक सरल ऊतक हैं, इसमें जाइलम और फ्लोएम जटिल ऊतक हैं। तो पौधों में एपिडर्मिस के कारण, पहला यह पानी की कमी एवं संक्रमण से बचाता है। दूसरा, यह पादप कोशिकाओं में गैस विनिमय को नियंत्रित करता है। तीसरा, एपिडर्मिस चयापचय पदार्थों के स्राव को नियंत्रित करता है। चौथा है, यह पानी के साथ खनिजों को अवशोषित करता है। चलो प्रश्न क्रमांक 20वां,
कोई क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को कैच करते समय अपने हाथ पीछे की ओर खींच लेता है, क्यों? स्पष्ट कीजिए। इसके अथवा में किस में अधिक बल की आवश्यकता होगी? 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु को 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में, या फिर 4 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में। तो 20वें का उत्तर, ऐसा करने से समयांतराल का मान बढ़ जाता है, जिससे F बल का मान कम हो जाता है, फलस्वरूप हाथ को चोट नहीं लगती है। अब इसके अथवा में है, तो प्रश्न क्या कहता है इसमें देखिए कि 2 किलोग्राम और 4 किलोग्राम, अब इनका अलग अलग वेग है की दर से त्वरित करते हैं, तो किस में अधिक बल की आवश्यकता होगी? चलिए तो देखते हैं। तो दिया गया है m माने प्रथम वस्तु का है 2 किलोग्राम और इसका त्वरण है 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर माइनस स्क्वायर, और m2 दूसरी वस्तु है 4 किलोग्राम की, इसका a2 त्वरण है 2 मीटर प्रति सेकंड माइनस स्क्वायर। चलो अब देखते हैं समीकरण 1 से F बराबर m से हल करेंगे। तो पहली वस्तु के लिए F बराबर m, तो F1 2 गुणा 5 बराबर 10 न्यूटन बल का कार्य करेगी, और दूसरी वस्तु का है F2 बराबर m2 a2, F2 बराबर 4 गुणा 2 बराबर 8 न्यूटन। तो हम देखते हैं कि 10 न्यूटन ये ज़्यादा बल लगा रही है, कम बल लगा रही है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 2 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में अभिष्ट त्वरण उत्पन्न करने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होगी। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 21वां, वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाले 4 कारक लिखिए। इसकी अथवा में है निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में परिवर्तित कीजिए। 27 डिग्री सेल्सियस, 373 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। तो वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाले कारक, जल की उपलब्धता पहला कारण है, दूसरा कारण है तापमान, तो लिख लें आप, और तीसरा कारण है वायु की नमी, चौथा कारण है पवन, और 5वां कारण है बादलों का आवरण। तो 21वां का अथवा है ए में 27 डिग्री सेल्सियस, तो 27 में हम 273 जोड़ देंगे तो हमारा बन जाएगा 300 केल्विन। K4 होता है केल्विन, तापमान में बदलना है। तो बी 373 डिग्री सेल्सियस, इसमें हम 373 में 273 डिग्री सेल्सियस जोड़ देंगे, 273 केल्विन जोड़ देंगे तो हमारा 646 केल्विन हो जाएगा। सी वाला है कि 100 डिग्री सेल्सियस, इसमें 100 में हम क्या जोड़ देंगे 273, तो बराबर हो जाएगा हमारा 373 केल्विन। चौथा है 0 डिग्री सेल्सियस, इसमें हम 273 जोड़ देंगे तो हमारा 273 केल्विन हो जाएगा। प्रश्न 22वां, समसूत्री कोश का विभाजन को स्पष्ट कर इसके 2 महत्व बताइए, अथवा पादप कोशिका का स्पष्ट नामांकित चित्र बनाइए। समसूत्री कोश का विभाजन वह प्रक्रिया जिसमें एक केंद्रक युक्त कोशिका का नाभिक जनक कोशिका से 2 संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। यह विभाजन केवल दैहिक कोशिकाओं में होता है। महत्व, यह कोशिका विभाजन दैहिक कोशिकाओं में होता है। दूसरा है, इस कोशिका विभाजन में एक मात्र कोशिका से 2 समान संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। तीसरा है, इस विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या समान बनी रहती है। तो यह पादप कोशिका का चित्र, हरित लवक है, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, गोल्गी गाय, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, ये केंद्रिका है, ये केंद्रक है, केंद्रिका है, ज्योद्रव्य, तंतुक है, रिक्तिका है, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका भित्ति, कोशिका कला, मध्यपटलिका। तो प्रश्न क्रमांक 23वां, रमेश अपने घर से 8 बजे AM पर निकलता है एवं 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलकर 10 मिनट में बाजार पहुंचता है। वहां 15 मिनट रुककर 5 मिनट में घर वापस आ जाता है। उचित पैमाना लेकर रमेश की गति का दूरी समय ग्राफ बनाइए। चलिए 23 का उत्तर दिया गया है। चाल कितनी है 2 मीटर प्रति सेकंड। तो 10 मिनट बराबर होते हैं 600 सेकंड में तय की गई कुल दूरी। तो 2 गुणे 600 बराबर हो जाएगा 1200 मीटर। तो 1200 क्या हो जाएगा हमारा मीटर। अब इसका ग्राफ बनाना हमें। तो समय
एक कॉलम समयांतराल, दूसरा कॉलम हो जाएगा हमारा विस्थापन। तो 8 बजे चलता है तो 8 बजे समय कितना 0 और विस्थापन भी 0। अब 8:10 पर तो समय यानी समय कितना होगा हमारा 10 मिनट हो गया। विस्थापन कितना हो गया 1200 मीटर, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड है। तो 8:25 पर कितना होगा हमारा 25 और विस्थापन कितना होगा 1200। इसके बाद में 8:30 पर यानी यहाँ 15 मिनट रुकता है, 15 मिनट का 5 मिनट में घर आ जाता है। तो यहाँ हो गया हमारा समयांतराल कितना 30। तो यहाँ हमारा विस्थापन कितना होगा 0। चलो अब देखते हैं इसका ग्राफ बनाएंगे, यानी समय और दूरी के बीच में ग्राफ बनाएंगे। तो ये ग्राफ है, इसको हम बांट लेंगे मीटर को, इस तरफ हम समय ग्राफ को रखेंगे और इस तरह से हम ग्राफ बनाएंगे। तो है 1200 मीटर दूरी तय करता है, इसके बाद 5 मिनट रुकता है, 5 मिनट रुकने के बाद फिर से घर 1200 मीटर दूरी तय करके घर आ जाता है। प्रश्न 23 का अथवा जब आसमान में बादल छाए होते हैं तो बिजली चमकने और बादलों के गरजने की क्रिया बार बार होती रहती है। पहले बिजली की चमक दिखाई देती है, उसके कुछ समय पश्चात बादलों के गरजने की आवाज़ आप तक पहुंचती है। ऐसा क्यों होता है? आपने देखा होगा जब भी बारिश होती है तो बादल गरजते हैं तो पहले वो हमें उजेला दिखाई देता है, बिजली दिखाई देती है, इसके बाद में हमें बाद में आवाज़ आ जाती है। तो लोग कहने लगते हैं कि बादल देख रहा है, कि टॉर्च से देख रहा है कि कहाँ कहाँ पानी गिरा है, ऐसा लोग बाग कहते हैं। चलो तब देखते हैं तो कि ऐसा क्यों होता है। तो बिजली के पहले यानी बिजली क्या होती है पहले चमकती है, क्योंकि प्रकाश की गति ध्वनि की गति की तुलना में बहुत ही ज़्यादा होती है। यानी प्रकाश की चाल बहुत ज़्यादा होती है, ध्वनि की चाल बहुत कम होती है। प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, जबकि ध्वनि की चाल होती है 346 मीटर प्रति सेकंड। इसलिए प्रकाश जल्दी आ जाता है, उसके कुछ ही सेकंड में ध्वनि सुनाई देती है। तो जैसे ही प्रकाश दिखाई देता है तो हम अपने कान बंद कर लेते हैं कि अब तो बहुत तेज़ आवाज़ आने वाली है। अब इसका नेक्स्ट प्रश्न है, इसका एक तो हो गया अपना, दूसरा है यदि बिजली की चमक और बादलों की गरज के मध्य समयांतराल 4 सेकंड हो तो बिजली गिरने के निकटतम बिंदु की दूरी का परिकलन कीजिए। यानी बिजली की चमक और बादलों की गरज के बीच जो बीच की दूरी होगी वो कितना समय कितना होना चाहिए 4 सेकंड का। तो ये बताना है कि उसकी दूरी बताइए कि कितनी दूरी में ध्वनि आए, यानी बिजली कहाँ गिरेगी। चलिए तो इसको परिकलन करते हैं। तो यदि बिजली की चमक और बादलों की गरज के मध्य समय 4 सेकंड है तो दूरी जो सूत्र होता है दूरी बराबर समय गुणे चाल। तो दूरी बराबर 4 × 346 मीटर प्रति सेकंड। तो दूरी बराबर हो जाएगा हमारा 1384 मीटर या 1.4 किलोमीटर लगभग। तो दूरी हो जाएगी 1.4 किलोमीटर दूर बिजली गिरेगी। चलिए तो बच्चों आपको जो हमने पेपर के उत्तर बताए हैं ये आप पूरा पेपर मिला लीजिए और इसको तैयार भी करके रखिए, क्योंकि ये वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत काम में आएगा। इस तरह से हम विषय विज्ञान को तैयार कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।